नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी के ग्रामर में सबसे पहले वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने हिंदी के पीछे जो टेक्सचुअल पार्ट थे उसमें बहुत सारे ग्रामर की चीज़ें कर ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। वो मैंने आपके एग्ज़ाम्स में देखा और समझा। उसमें सबसे पहले आपको वर्ण विच्छेद में आपकी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा और भी टॉपिक को लेकर के अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और टेक्स्ट बुक के हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उनमें जो शब्द हैं उनसे अलग, उनसे डिफरेंट शब्दों को लेकर के हम अपने इन टॉपिक्स को, अपने ग्रामर के इन टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में आगे देखिए बच्चों, पहले तो वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद, वर्ण यानी अक्षर है ना, क ख ग घ ये हमारे अक्षर होते हैं, अक्षर। विच्छेद यानी अलग करना, यानी हमारे शब्दों में अक्षरों से ही मिलकर हमारा क्या बनता है, एक शब्द, और शब्दों से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाक्य मीन्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो अब इन वर्णों, अक्षरों को अलग अलग करना है, यानी एक अक्षर में कौन कौन से स्वर और व्यंजन लगे हैं, कौन कौन सी मात्रा लगी है साथ में, उनको बिल्कुल अलग अलग एकदम तोड़कर रख देना है। जिस प्रकार से हम लोग ब्लॉक्स को बनाते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ कि कोई भी ब्लॉक, आप ढेर सारे ब्लॉक्स को लेते हो, फिर उसको बना देते हो, कुछ एक साँचा तैयार कर देते हो। ठीक है, फिर बाद में क्या करते हो, सारे ब्लॉक्स को बिल्कुल अलग अलग रख देते हो। वैसे ही हमारा वर्ण विच्छेद है कि कोई भी एक शब्द को विच्छेद कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उसमें कौन से स्वर लगे हैं, कौन से व्यंजन लगे हैं, इस प्रकार से। और जब हम करते हैं अलग अलग तो उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। यानी किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना, यही हमारा है वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। देखो, जैसे कि ऊपर हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी कि सभी स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना, इसको कहा जाता है वर्ण विच्छेद। तो वैसे ही ये महल शब्द है, अगर महल का हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है, सबसे पहले माँ का करेंगे, फिर हा और फिर ला। तो देखो, माँ में क्या है, म प्लस अ, तब ये दोनों मिलकर ही अधमा प्लस म आ मिलकर ही म बनता है, पूरा म बनता है। इसलिए यहाँ पर हलंत लगा होता है। पता है हलंत क्यों लगा होता है बच्चों, ये देखो, ये वर्ण के नीचे ये लाइन, सभी जगह देखना, स्वर के नीचे नहीं लगी होगी, ये वर्ण के नीचे लगता है। स्वर मतलब आ ई, इनके नीचे नहीं, क ख ग घ, ये वर्ण है, वर्ण के नीचे देखो सभी जगह हलंत लगे होंगे जितने भी आप वर्ण विच्छेद करोगे। तो म, ये इसका मतलब क्या होता है, ये माँ है या ये हाँ है, ये ला है, ये आधा है। और पूरा कब होता है, जब उसमें उसका साउंड जुड़ जाता है, मतलब उसमें कौन सी जो मात्रा लगी है वो मात्रा लग जाती है तो वो पूरा हो जाता है। जैसे म प्लस आ तो बन जाता है म, ह प्लस आ बन जाता है हाँ। देखो मेरे बोलने का अंतर, ह और आ लग गया तो ह। ठीक है, वैसे ही ल प्लस आ तो बना ला, म ह ल। ठीक है, ये सिंपल सा महल का वर्ण विच्छेद था। अब आगे आप देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें। ठीक है, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कैसी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है वो हम इस भाग में आगे देखते जाएंगे। पहला, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। सबसे मेन टॉपिक है, मेन बात है, हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए कि हमारा जब वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो स्वर के टुकड़े कभी नहीं होते हैं, व्यंजन के ही टुकड़े होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होते हैं तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे, है ना। यानी स्वर जब अपने
मूल रूप में ही होते हैं। स्वर हमेशा ही अपने मूल रूप में होते हैं, तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसे ही लिख देंगे, जैसे इमली, जैसे इमली। तो यहाँ ई जो है ये हमारा स्वर है, ना कि व्यंजन है। ई, आ ई ये हमारे सब स्वर हैं, ठीक है। तो ई इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ई प्लस बड़ी ई या ई प्लस ई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसको स्वर जितने भी आते हैं किसी भी शब्द में उसको एज इट इज़, जैसे ई को देखो बराबर का निशान लगा है यहाँ पर, ई एज इट इज़ हमने लिख दिया। म तो मा प्लस आ और ला प्लस बड़ी ई, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, ला प्लस बड़ी ई। वैसे ही देखो यहाँ पर आम, तो ये नहीं है कि अ प्लस आ कर देंगे, अ प्लस बड़ा आ, नहीं, ये बड़ा आ, छोटा आ, फिर आता है बड़ा आ। बड़ा आ खुद एक व्यंजन है, सॉरी स्वर है, तो इसलिए उसको एज इट इज़ यहाँ बड़ा आ और माँ को हम विच्छेद करेंगे, माँ प्लस अ, आ म। इस प्रकार से हमारा ये वर्ण विच्छेद होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए बच्चों कि स्वर के टुकड़े कभी नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वर्ण विच्छेद में आपको दिखाया है कि स्वर यानी ई और अ ये दोनों एज इट इज़ लिखा गया, इसको कभी नहीं तोड़ा गया है और ना कभी या आगे कभी तोड़ा जाएगा वर्ण विच्छेद में। अब आगे देखिए, वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बात नंबर 2 कौन सी बात है? देखो, जो है ए और ए है ना, आपके स्वर में आता है ना, ए से एड़ी, ए से ऐनक। तो ए का इसकी मात्रा क्या है? ऊपर एक डंडी, और इस ए की मात्रा क्या है? ऊपर 2 डंडी। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप लोग हमेशा इसमें भी मिस्टेक करते हैं। तो ए और ए की मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखने की कौन सा ए और ए आएगा, जैसे केला। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? ए के ऊपर एक डंडी और ए के ऊपर 2 डंडी। तो यहाँ पर केला, इट मीन्स यहाँ पर ए से एड़ी वाला आएगा ए। तो का प्लस ए, ना कि ये ए। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है ना, रेड है मतलब ये गलत है। तो ए ये नहीं होगा, कौन सा सही होगा? ये आपका सही है। तो का प्लस ए प्लस ला, फिर बड़ा आ। वैसे ही मैला है ना, मैला, दोनों में साउंड में अंतर है, केला और मैला। तो यहाँ 2 डंडी है, इट मीन्स ए से ऐनक वाला आएगा। तो माँ प्लस ए, ना कि ए लिख के ऊपर 2 डंडी कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ए और उसके ऊपर एक डंडी प्लस ला प्लस आ, ठीक है। तो ये बात को भी, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये मात्रा की बात को आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी वर्ण विच्छेद में, नहीं तो आपको वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे उसका, वहाँ पर मैंने बीच में गलत वाला भी लिखा था ना, अब यहाँ पे देखो उसका सही बिल्कुल, मैला माँ प्लस ए प्लस ल प्लस आ, और केला का प्लस ए प्लस ला प्लस आ, ठीक। तो ये हमारा सही वर्ण विच्छेद है, मैला का और केला का, ठीक। एक कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हुआ। अब देखिए वर्ण विच्छेद में दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात, वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बात, जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे, ठीक है। जो अक्षर पहले से ही आधा है उसको भी हम हलंत लगाकर दिखाएंगे, ये भी ध्यान रखने वाली हमारी बात है। जैसे पुस्तक, तो पा प्लस, ये देखो छोटी ऊ की मात्रा है, तो पा प्लस छोटा ऊ, ये हो गया हमारा पू। अब आधा सा आया तो यहाँ पर उसको पूरा लिख देंगे और उसके नीचे भी हलंत लगेगा, ठीक है, लेकिन उसका साउंड नहीं लिखा जाएगा। अब बस सिंपल सा आधा सा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? पूरा सा कर देंगे। पुस, यहाँ तक हो गया। फिर ता प्लस छोटा आ, का प्लस छोटा आ, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात कि आधा सा है तो उसको पूरा सा लिखेंगे और उसके नीचे
हलंत लगाएंगे लेकिन उसका साउंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह चिट्ठी, टा आधा है तो चा प्लस छोटी छोटी की मात्रा इसलिए चा प्लस छोटी ई। ट टा, यहाँ टा एज इट इज, ये आधा टा है, यहाँ पर ये हलंत लगा इट मीन्स ये आधा टा है, इसको एज इट इज यहाँ टा। फिर ठ, ठा में बड़ी की मात्रा तो ठ प्लस बड़ी की मात्रा चिट्ठी, ठीक है। अब आगे और भी चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जैसे अनुस्वर और अनुनासिक स्वर युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद, अनुस्वर और अनुनासिक स्वर। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आते हैं हमारे शब्द जिसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो कैसे करेंगे। हंस, हस, हंस, हस, वंश, गांव, चांद। तो हंस, ह प्लस अ, हा का छोटा आ, इसका साउंड लिखेंगे छोटा आ, और इस बिंदी को एज इट इज यहाँ पर हम लोग ऊपर लगा देंगे। फिर स प्लस अ, ऐसे ही हंस, ये देखें ह प्लस अ, ऊपर चंद्र बिंदी एज इट इज रख देंगे, सा प्लस आ। फिर वंश, व प्लस आ और एज इट इज ये बिंदी यहाँ पर रख देंगे। फिर शा प्लस आ। गाँव, गा, फिर गा में बड़ा की मात्रा है तो बड़ा आ, और ये चंद्र बिंदी ऊपर हम एज इट इज रखेंगे और व प्लस अ। तो चांद का भी ऐसे ही होगा, च प्लस बड़ा आ, ऊपर हमारी ये चंद्र बिंदी एज इट इज यहाँ पे रख दी गई, और द प्लस बड़ा, दा प्लस छोटा आ, ठीक है। ये हमारा अनुनासिक स्वर और अनुस्वर में ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके बाद आप देखिए वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद के अन्य उदाहरण। और एक चीज़ यहाँ पे अन्य उदाहरण है वर्ण विच्छेद का, बच्चों बहुत ध्यान से देखना इसको। जैसे श्रद्धा, अब यहाँ पर छा हमारे व्यंजन में छ, त्र, ज्ञा और श्रा, श्रमिक वाला श्रा, छत्री वाला छा, ज्ञानी वाला ज्ञा, छ त्र ज्ञा, ठीक है, त्रिशूल वाला त्र, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये दो व्यंजन और प्लस एक स्वर से मिलकर बना हुआ है। इसको संयुक्ताक्षर शब्द कहा जाता है, यानी दो वर्णों से मिलकर ये बना हुआ है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो पहले हमें श्रा, जैसे ये श्रा है तो श्रा का हमें पहले वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शीटी वाला शा प्लस रा प्लस आ मिलकर ये श्रा बना हुआ है, ठीक है। श्रा, श्रमिक वाला श्रा, शीटी वाला शा प्लस रा और प्लस अ से मिलकर श्रा बना है। फिर ध, देखो साउंड में धा पहले आ रहा है फिर दा आ रहा है, श्रद्धा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दा पहले आ गया, फिर ध और फिर आ, दा पहले फिर धा बाद में फिर आ, जैसे साउंड में जो चीज़ पहले आएगी, आधे में लिखा हुआ में जो पहले आएगी आप उसको पहले आगे लिखोगे। उसी तरह ब्रा, म्हड़, ब्राह्मण, तो ब्रा तो बा प्लस रा, बा के बाद रा आ रहा है, बा प्लस रा प्लस बड़ा आ, ब्रा ह मड़। अब देखो ब्रा ह आ रहा है फिर म आ रहा है, म लो, तो ब्रा का ये हो गया ब प्लस रा प्लस बड़ा आ। अब हा, तो ह म, तो हा प्लस म प्लस अ, ठीक है। ब्राह्मण, तो ला प्लस अ। इस तरह से ये हमारा अंतर, जैसे जैसे आप साउंड करोगे ना आपका वो क्लियर होता जाएगा। सही साउंड करोगे तो सही आपका वर्ण विच्छेद होगा, नहीं तो आपका वर्ण विच्छेद गलत होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे नृप, न प्लस रा, अब देखो ना के नीचे ये सा के नीचे ये जो रा की मात्रा है ये ऋषि वाले रा की मात्रा होती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा सभी कि ना मतलब किसी भी शब्द में नीचे ऐसी मात्रा आए तो इट मीन्स ये ऋषि वाले रा की मात्रा है, ठीक है। तो नृप, ना प्लस ऋषि वाला रा, प प्लस आ, ठीक है। सृष्टि, तो सा प्लस ऋषि वाला रा, श्री श, तो फिर आधा शा, ये पूरा यहाँ हो जाएगा। टी, तो टा प्लस छोटी ई, ठीक है। महापुरुष, तो म
प्लस अ, म, हा प्लस बड़ा आ, पु, पा प्लस छोटा ऊ, रू, रा प्लस ऊ, रू, शा शतकोड़ वाला शा प्लस आ। ठीक है, श्रमिक। अब फिर से आया, देखो ऊपर जैसे श्रद्धा में था वैसे ही यहाँ पे श्रमिक है, तो ये जैसे श्रद्धा का श्रा था एज इट इज यहाँ पर भी वही आएगा, यानी शीटी वाला शा प्लस रा प्लस अ, श्रमिक, माँ प्लस छोटी ई, का प्लस आ। ठीक है, यज्ञ। अब जैसे ज्ञा, ज्ञा को मैंने भी बताया, जा प्लस इया प्लस आ। ज्ञा कैसे बना है, जैसे श्रमिक बना है, शीटी वाला शा प्लस रा प्लस आ से बना है, वैसे ही ज्ञा जो है ये ज्ञा जा प्लस इया प्लस आ से बना है। तो पहले या प्लस आ, फिर ज्ञा का वर्ण विच्छेद करेंगे। ज्ञा का वर्ण विच्छेद ऐसे कभी नहीं होगा, ज्ञा प्लस अ, नो, इसको पूरा तोड़ेंगे। किससे बना है ज्ञा, तो जा प्लस इया प्लस अ, तो हो गया ये हमारा यज्ञ। ड्रम। अब ये देखिए ये रा की मात्रा है, डा में रा की मात्रा, तो डा के बाद रा आ रहा है, ड्र, तो डा प्लस र प्लस फिर हमारा साउंड आ, मा प्लस आ। अब इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा वृक्ष। ठीक है, तो अब देखो वृक्ष में ये देखो नीचे मात्रा ऋषि वाले रा की, तो वा प्लस ऋषि वाला रा, छा किससे बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया संयुक्ताक्षर शब्द छा है, तो क प्लस शतकोड़ वाला शा प्लस आ, ये हमारा छा का तोड़ है, का प्लस शा प्लस अ। ठीक है, तो वा प्लस ऋषि वाला रा प्लस का प्लस शा प्लस आ, ये हो गया हमारा वृक्ष। ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखना, हमेशा छ, त्र, ज्ञा और श्रमिक वाला श्रा, ये जो है हमारा संयुक्ताक्षर है। किसी भी वर्ण विच्छेद में पहले हमें इनको पूरा तोड़ना है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा एज इट इज़ इसको वर्ण विच्छेद में कभी नहीं रखते, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। वर्ण विच्छेद हमने समझ लिया, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्कशीट मैंने दी, जैसे पहले हमने समझाया आपको कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको वर्कशीट मैं खोल कर दे रही हूँ, जिसमें हम लोग कुछ वर्ण विच्छेद को करेंगे, जैसे चह, चहाना। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद के सही विकल्प चुनिए। किसी भी प्रश्न को करने के पहले प्रश्न को सही प्रकार से पढ़ के समझ के फिर हम अपने प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो पहला है चह, चहाना, तो इसका सही वर्ण विच्छेद ये गा वाला है, क्यों, चा प्लस अ, ह, तो हा प्लस आ, च, फिर चा प्लस आ, हा, फिर हा प्लस बड़ा आ, ना प्लस बड़ा आ, चहाना। चिड़िया चहचहाती है ना, उसका है। हिमालय, हिमालय, तो हा प्लस छोटी ई, ही, माँ प्लस बड़ा आ, माँ, ला प्लस आ, या प्लस आ, हिमालय। ठीक है, हथकड़ी, हथकड़ी, तो ह प्लस आ, ह, था प्लस अ, का प्लस आ, ड़ी, डा प्लस बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, नेक्स्ट है चेतन। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था, याद होगा कि ए एक मात्रा यानी एड़ी वाला ए, दो मात्रा यानी ऐनक वाला ए, है ना। तो यहाँ पर च प्लस ए प्लस त प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ये चीज़ करने के टाइम पर आपको जो मैंने पहले बताया वो आपको वर्ण विच्छेद का नियम, ध्यान रखने वाली बातें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, फिर कामना, क प्लस बड़ा आ, राइट है ये का वाला, क प्लस बड़ा आ, का, म, अ, न, ब प्लस बड़ा आ, फिर शीतल, तो श प्लस बड़ी ई की मात्रा लगी है ना,
श प्लस बड़ी ई, त प्लस अ, ल प्लस अ, शीतल। ठीक है। फिर अनुभव, अ इसका प्लस का वाला आपका है अ प्लस ना, अन नु, है ना। तो ये अपने आप में एक स्वर है, इसलिए इसके बाद हम ना प्लस छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ, भ प्लस अ, व प्लस अ, अनुभव। ठीक है। अब ये हमारा वर्ण विच्छेद खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाएंगे क्या, पर्यायवाची। ठीक है। जैसे कि पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते हैं कि हमारा समानार्थी शब्द होता है किसी भी शब्द का, उसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज लेकर आए हैं कि नीचे निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो शब्द सही पर्यायवाची नहीं है उससे चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है उस पर टिक करना है। ठीक। तो पुष्प का यहाँ पर्यायवाची कुसुम भी है, पुहुप भी है और सुमन भी है। तो विटप हमारा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टिक है। शक्ति, बल, विक्रम, पराक्रम, ये शक्ति का हमारा क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इस ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि आपको पर्यायवाची शब्दों का पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर्यायवाची शब्द पता चले। और प्रभाकर, प्रभाकर शक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर है नेक्स्ट आपका शक्ति, शरीर, शरीर का पर्यायवाची विलोचन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विलोचन नहीं है। वपु, काया और अंग, ये हमारे शरीर का पर्यायवाची शब्द है। फिर नेक्स्ट है मित्र, मित्र का पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर, सहचर मतलब साथ में पढ़ने वाला, साथ में हर समय साथ में रहने वाला। और इसका मित, मित, नित, मित है, मित ये हमारा पर्यायवाची नहीं है मित्र का, इसलिए उस पर टिक कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बादल। ठीक है, बादल, बादल देखो यहाँ पर घन, जलद, वारिद, ये जो है ये तीनों आपका बादल का पर्यायवाची है। और शकुन ये पर्यायवाची बादल का नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टिक किया गया है। फिर पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची दल नहीं है। क्यों, वसुधा, धरा, वसुंधरा, ये तीनों ही पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है। लक्ष्मी का पर्यायवाची कामिनी, वृक्ष का लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कमला, चंचल और इंदिरा, ये तीनों लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है। सूरज का पर्यायवाची रत्नाकार नहीं है। रत्नाकार का मतलब कोई चित्रकार, जिसको रत्नकार होता है उसको कहते हैं। दिनकर, दिनेश और आदित्य, ये हमारा सूरज का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट है पवन, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सलिल हमारा जो है इसका पर्यायवाची वायु, पवन का नहीं है। समीर, अनिल और वायु, ये हमारा पवन का पर्यायवाची है। फिर माता का पर्यायवाची कौन नहीं है, वनिता। अम्बा, माँ, जननी, ये माता का पर्यायवाची है। रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची दयुति, ये नहीं है। यामिनी, विभा, विभावरी और यामा, ये रात्रि का पर्यायवाची है। उन्नति का पर्यायवाची कामना नहीं है। कामना मीन्स इच्छा होता है। प्रगति, उत्थान, उत्कर्ष, ये उन्नति का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बच्चों विलोम। नेक्स्ट क्या है, विलोम। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें टॉपिक हमारा है विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मोटे शब्दों के उचित विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरो। अब यहाँ पर देखो क्या है, मोटे मतलब कि ये जो थोड़ा डार्क है, ठीक है, उसका अपोजिट। अब जैसे मोहन स्वभाव से सदाचारी है, जबकि उसका भाई दुराचारी है। देखो मैंने टिक किया ना, उसका भाई दुराचारी। सदाचारी मतलब अच्छा व्यवहार वाला, दुराचारी मतलब गंदे व्यवहार वाला। तुम्हें पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रहकर इस समस्या को सुलझाना चाहिए। ठीक है। पक्षपात का अपोजिट क्या होगा, निष्पक्ष। ठीक है। यह तो तुम्हें ही तय करना है कि
यह नौकरी तुम्हारे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त। उपयुक्त मतलब आपके अनुरूप, और अनुपयुक्त मतलब आपके अनुरूप ना होना। ठीक। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य को दूसरों के प्रति कृतज्ञ बनना चाहिए, ना कि कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या मतलब क्या होता है? आभारी बनना चाहिए, दूसरों के प्रति आभारी बनना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? सेल्फिश होना। ठीक। तो इसका कृतज्ञ का अपोजिट क्या हो गया? कृतज्ञ। परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न अनिवार्य थे और कुछ वैकल्पिक थे, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि राइटिंग पोर्शन में आपका होता है, लेटर में होता है, तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में होते हैं कि 5 में से 4 करने हैं। तो वैसा ही है, अनिवार्य मतलब इसको आपको कंपल्सरी करना ही करना है, और वैकल्पिक मतलब जैसे 4, 5 में से 3 या 4 करने हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है। गुरु डैश का संबंध सबसे महान है। गुरु और किसका होता है? शिष्य। गुरु का अपोजिट शिष्य। गुरु शिष्य का संबंध सबसे महान होता है। आज कक्षा में कम छात्र उपस्थित हैं और अधिक छात्र क्या होते हैं? अनुपस्थित है। ठीक है। अधिक छात्र क्या है? जब कम उपस्थित है तो उसका अपोजिट क्या होगा? अनुपस्थित। ठीक है। उपस्थित का अपोजिट अनुपस्थित। श्याम अपनी आय से अधिक, आय मतलब कमाई, और व्यय मतलब खर्च करना, आय से अधिक क्या करता है? व्यय करता है। तो आय का अपोजिट क्या हो गया? व्यय। हमेशा बड़ों की बात का विरोध करते हो तो कभी समर्थन किया करो। विरोध का मतलब अगेंस्ट होना, और समर्थन का मतलब साथ में होना। ठीक। भारत के कई राज्यों में अतिवृष्टि होती है तो कई राज्यों में अनावृष्टि होती है। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? पहले ये समझो। अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक वर्षा। ठीक है। और अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? कम वर्षा। ठीक। तो भारत के कई राज्यों में अतिवृष्टि होती है मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो कई राज्यों में अनावृष्टि होती है मतलब कम वर्षा होती है। ठीक है। आज देश के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब रक्षा नहीं करने वाला, मतलब अनहित करने वाला। तो रक्षक का अपोजिट भक्षक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों काल। ठीक है। ये सभी टॉपिक जो है आपके चैप्टर के टेक्स्ट बुक चैप्टर में पीछे टेक्सुअल पार्ट में आए हुए हैं, लेकिन अंतर इतना है कि वहाँ के शब्दों के अलावा इसमें कुछ अलग से नए शब्द हैं, जिसके द्वारा आपको ये सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब काल यहाँ पे क्या है? काल टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया मीन्स क्रिया का मतलब क्या था? कि ऐसे शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का बोध हो, यानी पता चले, और क्रिया के काल के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अब वो क्रिया किस काल में हो रही, यानी किस समय में हो रही, उसके विकल्प, उसका सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो अब जैसे वह सो रहा था, सोने की क्रिया हो रही, और रहा था मतलब बीत चुका है। मैंने पहले ही बताया, जहाँ पर था, थी, थे जैसे शब्द आ जाए मतलब वो हमारा पास्ट हो गया, ख़त्म हो चुका है काम। तो सो रहा था मतलब भूतकाल। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, फिर से था आ गया। वध करना, ये वध क्या है? क्रिया है। किया था तो वध किया था यानी भूतकाल। ठीक। अब नेक्स्ट है उसने पत्र लिखा, लिख चुका है, ना ही लिखने वाला है, ना लिख रहा है, ना लिखेगा। लिख चुका है, लिखा, उसने पत्र लिखा, तो ये हमारा भूतकाल हो गया। शायद वह कल आगरा जाए, जाने वाला है, अभी गया नहीं है, ना जा रहा है, जाने वाला है। तो आगरा जाए यानी भविष्यत काल। ठीक है। हम सब खेलने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जाएंगे, न जा चुके हैं, हमारा ये भी फ्यूचर का है। खेलने जाएंगे तो ये भी है हमारा भविष्यत काल। राम पढ़ने के साथ साथ लिख रहा है, पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, ये काम हमारा अभी चल रहा है। तो लिख रहा है यानी
वर्तमान काल, अभी हमारा ये काम हो रहा है। वह हंसता है। अब जैसे काल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज थी उसमें भी बताया था, जैसे सूरज का उगना, नहाना, ब्रश करना और हंसना, ये हमारा हर दिन की प्रक्रिया है, हर दिन का काम है। तो ऐसे शब्दों में कभी भी कोई पास्ट और फ्यूचर का नहीं जोड़ा जाता इनको, ये हमेशा हमारे प्रेजेंट में होता है। देखो, सूरज का उगना, रात का होना, दिन का होना, ठीक है, और नहाना, ब्रश करना, हंसना, ये हमारा हमेशा ही हमेशा वर्तमान काल में होता है। इसको कभी भी भविष्य काल में या भूतकाल में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो देखो, वह हंसता है, इसका मतलब वह हंसता है, वह वर्तमान काल में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखो, कुछ टॉपिक्स हम लोग लेकर के कुछ अलग अलग एक्सरसाइज को हमने किया है, जिसके माध्यम से उन टॉपिक को हमने और अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से करना। अब इसकी वर्कशीट भी मैं आपको दे दूँगी, वो होमवर्क होगा, आपको उसे अपने आप से करना होगा, ठीक है। नमस्कार बच्चों।